हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज़ की। देखो रजिस्टर्स सीरीज़ में कब हम बोलेंगे, कहता है व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड देन द रजिस्टर्स आर इन सीरीज़। एंड टू एंड क्या मतलब हुआ इसका, देखो जैसे ये आपके पास रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर हो गया, एक ये रजिस्टर हो गया और एक ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये मान लो ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है और ये R3 रजिस्टर है, ठीक है। अब एंड टू एंड का मतलब क्या होता है कि इसका एंड, एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से कनेक्ट हो जाए इस तरीके से। मतलब ये R1 है हमारे पास, R2 इसके साथ ही कनेक्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है, और R3 भी यहीं पर ही कनेक्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने कनेक्शन किया कैसे, स्टार्टिंग एंडिंग, फिर अगले का देख लो एंडिंग स्टार्टिंग, ठीक है। ये होता है एंड टू एंड कनेक्शन। समझ में आया? एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पर एंड हो रहा है फर्स्ट रजिस्टर और दूसरा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर हमें कनेक्शन बनाना है, ठीक है। इस तरीके से ये जॉइन होते हैं और जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज़, याद रहेगा, ठीक है। तो देखो यही चीज़ बोल दी उसने, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए, देन द रजिस्टर्स आर इन सीरीज़। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन। अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो सीरीज़ कम्बिनेशन में, तो कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखो एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, इन सीरीज़ सेम करंट फ्लो बट वोल्टेज इज डिवाइडेड। देखो कैसे, जैसे हमने ये सीरीज़ कम्बिनेशन यहाँ बना लिया इस तरीके से, ठीक है। ये है R1, ये है R2 और ये है R3, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल हम क्या मान लेंगे, V है, ठीक है। V पोटेंशियल की बैटरी है, R1 रजिस्टर हो गया, R2 और R3 ये सीरीज़ में है, और साथ में हमने क्या लगा दिया है कि इसके साथ बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। क्लियर? अब देखो जब इसमें करंट फ्लो करेगा, अब देखो ये कैसा पाथ है, सिंगल पाथ है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो करंट जा रहा है, ये तीनों रजिस्टर्स में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा और इधर आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन जो वोल्टेज है यहाँ पर, ये जो V है ये डिवाइड होगी। जैसे ये R1 है हमारे पास, तो यहाँ पर V1 वोल्टेज मिल जाएगी इसको, और यहाँ पर ये V2 वोल्टेज, और यहाँ पर ये V3 वोल्टेज। मतलब क्या है, वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज़ में लेकिन करंट सेम रहता है। ये कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो तीन रजिस्टर का ही हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो तीन रजिस्टर की बात करेंगे। देखो वोल्टेज अभी हमने क्या कही है कि डिवाइड होती है, तो V इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से V1 प्लस में V2 प्लस में V3 एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं हम टोटल रेजिस्टेंस का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब हमें ओम्स लॉ से पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ से आपको पता है V इक्वल टू में क्या होता है, IR होता है। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो V है ये कितना हो जाएगा हमारे पास, IR। और अगर V1 हम निकालते हैं तो V1 क्या हो जाएगा, I तो देखो सेम है R1 में भी, ठीक है ना। तो V1 के क्रॉस ये है, किसके क्रॉस है, V1 R1 के क्रॉस है, ठीक है। तो R1 लेकिन करंट I ही है सब में, ठीक है, इस वजह से। ऐसे ही V2 क्या हो जाएगी, I, और V2 किसके क्रॉस है, R2 के, तो R2 यहाँ आ जाएगा। लेकिन करंट I2 मत ले लेना क्योंकि करंट सेम है सब में, तो करंट नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस R1 की जगह R2 आ रहा है, और ये वोल्टेज देख लो V1 है और फिर V2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये I सेम रहेगा। क्लियर? और यहाँ पर ये जो V इक्वल टू में IR करा है, ये इसकी वैल्यू रखी है हमने V इक्वल टू में IR, और R यहाँ पर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आप RS से भी लिख सकते हो, वो हम एंड में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही V3 कितना हो जाएगा, IR3। ये तो समझ में आ रहा है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और V इक्वल टू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या लगाते हैं, R लगाते हैं। तो V इक्वल टू IR ऐसे आता था, तो वही लिया हमने, टोटल वोल्टेज में IR आ गया। फिर V1 जब हमने निकाला तो फॉर्मूला तो यही रहने वाला है IR वाला, लेकिन यहाँ I तो सेम है तो I ही रखेंगे, लेकिन R चेंज है, R1 है, ठीक है। ऐसे ही V2 IR में I सेम, और R1 की जगह क्या हो जाएगा हमारा, R2 आ जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? ऐसे ही V3 में हमने लिख दिया IR3, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं, पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो ये सारी वैल्यूज़। तो देखो V इज इक्वल टू में क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की जगह क्या आ जाएगा, IR, V1 की जगह IR1, और V2 की जगह IR2, और V3 की जगह IR3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से I कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा आपके पास, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस तरीके से, और ये रहा IR। अब देखो यहाँ से ये वाला I इससे कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? क्या आ गया हमारे पास,
तीनों रेजिस्टेंसेस का सम, और इसको मैंने बोला था ये टोटल रेजिस्टेंस होता है, तो इसको मैं आर एस से भी लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस इन सीरीज, या हम इसको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ये हमारे पास R1 प्लस में R2 प्लस में R3। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, इसको ऐसे बॉक्स में कर लेना, ठीक है। यहाँ आप लिख भी सकते हो वेयर आर एस इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बारे में आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पर कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज़ में वो किसके इक्वल आया है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सभी का सम हो गया है ना, तो हम इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस तरीके से। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इन सब का सम, ठीक है। अब देखो नोट में जो बातें हैं उनको समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं ये इसका एग्जांपल देता हूँ आपको कि कैसे ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। देखो जैसे हमारे पास गिवन है कि R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम और R3 की वैल्यू है मान लीजिए 4 ओम, इस तरीके से है क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में निकालने के लिए आपके लिए आए तो आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूले से पता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये सारा रफ में आपको समझा रहा हूँ बात, ठीक है। तो देखो सबका सम कर दो, कितना आएगा ये 2 प्लस में 3 प्लस में 4, कितना हो गया 4 प्लस 3 7 और 2 9 हो गया है हमारे पास। तो 9 ओम आया है टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखता है नोट में, ये क्या लिखता है कि रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ़ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज़ टू बी इंक्रीज। मतलब क्या है कि अगर आप सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हो तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास ये क्या होगा, ज़्यादा आता है, ठीक है। देख लो यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 4 ओम, और जो हमारे पास सीरीज़ में आया है वो कितना आया है 9 ओम, इन सबसे बड़ा है। तो मतलब क्या है, हम सीरीज़ में कब करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम किस में कनेक्ट करेंगे इनको, सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में आंसर क्या आएगा हमेशा आपका ज़्यादा ही आने वाला है। ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। अब ये कहानी समझते हैं सेकंड पॉइंट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ़ एन रजिस्टर्स एंड ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर देन आर एस इक्वल टू में एन आर। इस चीज़ को समझो, देखो कैसे, जैसे मान लो आपके पास R1 भी दिया हुआ है 2 ओम का, R2 भी दिया हुआ है 2 ओम का, R3 भी 2 ओम का दिया हुआ है और R4 भी 2 ओम का दिया हुआ है। मतलब 4 रेजिस्टेंस हैं और कैसे हैं ये, सेम है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है ना। तो जब सेम रेजिस्टेंस दिए हुए हों तो हम कैसे करेंगे इसको, बताओ किस तरीके से करेंगे। देखो अगर हमें पता है आर एस इक्वल टू में कितना है एन आर, आर एस इक्वल टू में एन आर डायरेक्ट फार्मूला होता है अगर हमें रेजिस्टेंसेस क्या दिए हुए हों सेम। तो एन आर में एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं 4 हैं, और आर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 4 2 द 8। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं रेदर देन कि आप इनको सबको प्लस कर दे 2 + 2 + 2 + 2, तब भी 8 आना था, लेकिन डायरेक्ट एन आर से आप कर सकते हो। अब आप कहोगे तो वो वैसे भी कर सकते थे हम एडिशन करके। देखो ये फॉर्मूला यूज़ कहाँ होने वाला है, 4 रेजिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं होगा। जैसे मान लो आपको वो कह दे कि टोटल 100 रेजिस्टेंस है, टोटल कितने हैं 100 रेजिस्टेंस हैं और सबकी वैल्यू 2 ओम है। तो अब आप कैसे करोगे, उनको अगर ऐड करने बैठोगे तो R1 + R2 + R3 + R4 अप टू R100 तक आप लेकर जाओगे, 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करोगे, समझ रहे हो। तो उन क्वेश्चंस के लिए ऐसा दिया हुआ है कि आपको टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने दिए हुए हैं, मान लीजिए 100, तो n हो गया 100 और उन सब की वैल्यू कितनी है 2 ओम है, तो R हो गया 2, तो कितना आ गया ये 200 ओम। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, ना कि उन सबको ऐड करने बैठ जाओ। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लगा सकते हो। ये कब लगता है फॉर्मूला, जब n रजिस्टर्स हों और उनका सबका रेजिस्टेंस कितना हो, सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ R लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 100 रेजिस्टेंसेज हैं और सबका रेजिस्टेंस सेम है 2 ओम का, तो तब ये फॉर्मूला लगता है एन आर वाला, ठीक है। n हो गया 100 नंबर ऑफ रजिस्टर्स और सबकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो 2, तो मल्टीप्लाई करके हम 200 ओम निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको ये सोचना है, सिंपल है, कर लोगे इसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रजिस्टर्स इन पैरेलल की। देखो अगर सीरीज़ में समझ में आ गया है तो पैरेलल वाला भी समझ में आ जाएगा। देखो रजिस्टर्स इन पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, देखो लिखा हुआ है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द अदर एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। इस चीज़ को ऐसे समझना है। देखो जैसे मान लीजिए आपके पास ये है रजिस्टर, इस तरीके से दिए हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। अब इनको कनेक्ट करना है हमें, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि एक एंड, समझ रहे हो क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ ऑल रजिस्टर, मतलब ये वाला, ये वाले जो एंड हैं, ठीक है, इनको एक पॉइंट से ज्वाइन करो। जैसे मान लो ये पॉइंट मैंने कर दिया, तो इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको भी यहाँ से ज्वाइन करूँगा और
इसको भी यहाँ से ज्वाइन करूँगा, ठीक है। एक एंड हो गया कनेक्टेड एक पॉइंट से, और जो दूसरे एंड है ये भी एक दूसरे पॉइंट से आप कनेक्ट करोगे। मान लो ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक पॉइंट पे कनेक्ट किया और इन सब का एंडिंग पॉइंट एक पॉइंट पे कनेक्ट किया। जबकि सीरीज़ में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग और एंडिंग कनेक्ट हो रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग वाला सब एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट किया और एंडिंग वाला एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट किया। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यही चीज़ लिखी हुई है, अब दोबारा पढ़ लो, इसको समझ में आएगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ ऑल रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट। वन एंड मतलब ये वाले एंड हो गए, ठीक है। वन एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट, इससे कनेक्ट कर दिया हमने, मान लो ये ए पॉइंट है, इससे कनेक्ट कर दिया सभी को। और फिर क्या कह रहा है, एंड द अदर एंड, और जो दूसरे एंड रह गए हैं इन सबको भी किससे कनेक्ट कर दो, अनदर पॉइंट से। जैसे मान लो बी पॉइंट था तो यहाँ से ये इससे कनेक्ट कर दिया, ये इससे, ये इससे। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ समझ में आया? अब मैं यहाँ इसको ढंग से बना देता हूँ। देखो ये है इस तरीके से, ये रजिस्टर दिया हुआ है आपको, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। एक एंड से कनेक्ट कर दिया, मान लो ये वाला इधर कर दिया, ये वाला इधर, ये वाला इधर, और ये वाला इधर इससे, ये ऐसे, और ये वाला भी ऐसे। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ गया समझ में? ये वाला पॉइंट ए पॉइंट कनेक्ट हो गया और ये वाला बी पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे सीरीज में निकाला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, वैसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किस में निकालेंगे, पैरेलल में भी निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा वो समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, यही वाला डायग्राम बनाएंगे हम, और इसमें करेंगे क्या, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इन सबको, ठीक है। ये देखो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये वाला R3 रेजिस्टेंस है, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी V से, जिसका पोटेंशियल कितना है V, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, ठीक है। अब देखो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अंदर करंट डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। मान लो वोल्टेज ये जो V है ये R1 के क्रॉस भी V है, R2 के क्रॉस और R3 के क्रॉस भी। लेकिन जो करंट है, देखो करंट यहाँ से चला, ये है टोटल करंट I। अब ये यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। इस वाले में जाएगा I1, इस वाले में जाएगा I2 और इस वाले में जाएगा I3। करंट अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि इन पैरेलल करंट इज डिवाइडेड एंड वोल्टेज इज सेम। समझ रहे हो, करंट डिवाइड हो रहा है लेकिन वोल्टेज क्या है, सेम है। तो करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट वाली वैल्यू रखेंगे। टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा, I1 I2 I3 के। तो इस तरीके से लिखेंगे I1 प्लस में I2 प्लस में I3, और ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो I का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू में V/R होता है। ये कहाँ से आया, देखो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या बन जाएगी, V/R बन जाएगी, वहाँ से निकाल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम V नो I इज इक्वल टू में V/R होता है, ठीक है। तो ये टोटल करंट है और V/R में ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, जिसको मैं RP से लिखूंगा बाद में, ठीक है, कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल, या फिर हम इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसी I1 जब हम निकाल लेंगे, तो देखो I1 जब निकाल लेंगे, ये वाला I1, तो इसमें V तो सेम है, मैंने भी बताया आपको वोल्टेज सब में सेम रहेगी, तो V तो सेम है, लेकिन R इसमें क्या है, R1 है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। समझ रहे हो? ऐसे ही I2 क्या बन जाएगा, V/R2 बन जाएगा। ऐसे ही I3 क्या बन जाएगा, V/R3 बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? वोल्टेज सेम रखी है हमने, रेजिस्टेंस चेंज कर दिया बस, और I1 I2 I3 इस तरीके से हमने निकाल दिए ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। V को क्यों नहीं लिखा हमने V1 V2 V3, बिकॉज V चेंज नहीं हो रहा है, V सेम है, V डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। करंट डिवाइड है, इसलिए I1 I2 I3, और रेजिस्टेंस कैसे हैं, R1 R2 R3। क्लियर हो रही होगी ये बातें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पुट all these values in equation फर्स्ट में रखो वैल्यू। I की वैल्यू क्या आ गई, V/R, I1 की V/R1 प्लस में I2 की V/R2 और I3 की V/R3। इस तरीके से हमने लिख दिए। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है V कॉमन आ जाएगा, तो ये 1/R1 बचेगा, 1/R2 बचेगा और ये 1/R3 बचेगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये V/R है, तो V से ये V कैंसिल, तो 1/R की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। रेसिप्रोकल का ही सम हो रहा है ना, रेसिप्रोकल क्या हो रहा है, 1/1/1, इसलिए तो इसलिए रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हम इनको बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था ये टोटल रेजिस्टेंस होता है
जो कि हम बोलते हैं इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको हम आर पी से लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से लिख देंगे 1 में आर पी किसके इक्वल आ गया 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। और यहाँ पर लिख देंगे हम आर पी क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन पैरेलल। यहाँ पर लिख देंगे हम वेयर आर पी इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि है किसमें, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में इस तरीके से लिखेंगे, पी का मतलब ही क्या है यहाँ, पैरेलल है। बताओ समझ में आई या नहीं कहानी। अब इसको भी हम लिख सकते हैं किस तरीके से, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। ये मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ से द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू है वो किसके, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, सम है रेसिप्रोकल्स का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। समझ रहे हो ये बात या नहीं। ठीक है, अब इसके भी नोट में है कुछ पॉइंट्स। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देखो कैसे हमें चलना है। देखो यहाँ से मैं समझाता हूँ, ये पूरा इधर रफ में काम करेंगे इधर। ठीक है, देखो जो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और फिर जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है या जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। देखो कैसे, जैसे हमने R1 मान लिया 2 ओम का है, R2 मान लिया हमने 4 ओम का है और R3 मान लिया हमने 8 ओम का है। ठीक है, तो हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। दिख रहा है, तो ये आ जाएगा देखो 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8। इस तरीके से यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे इनका वो आएगा 8, तो ये 2 4 दा 4 2 दा और 8 1, कितना आ गया ये हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 7/8, 1/RP की वैल्यू आई है ये। अब RP कैसे निकलेगा यहाँ पर, देखो RP कैसे निकलेगा, RP ऊपर जाएगा तो ये भी एक्सचेंज होंगे नंबर हमारे पास, 8 ऊपर जाएगा और 7 ऐसे। तो ये चेंज करना है लास्ट में आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो 8/7 का मतलब क्या हुआ, 8 और ये 7, 7 1 दा 7, 1 0.7 1 दा 7, 3 0 7 4 दा 28। ठीक है, तो 1.14 ओम का रेजिस्टेंस आया है पैरेलल में। तो देख लो ये सबसे कम है ना, हमारे पास जो थे वो 2 का था, 4 का था, 8 का था। ठीक है, लेकिन पैरेलल में जब हमने लगाया तो आंसर कितना आ रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस का 1.14। तो यानी कि पैरेलल में हम कब लगाते हैं रेजिस्टेंस को, जब हमें टोटल रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है। ठीक है, तो वो 1.14 क्या है, बहुत कम रेजिस्टेंस है अगर इनसे कंपैरिजन करो 2 4 8 से। ठीक है, और सीरीज़ में क्या हो रहा था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रहा था और पैरेलल में ये सबसे कम आएगा। तो हमें याद रखना है सीरीज़ में कब जोड़ते हैं, जब हम ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहते हैं, और पैरेलल में कब लगाते हैं, जब हम कम रेजिस्टेंस चाहते हैं। क्लियर है, तो यही कहानी यहाँ पर लिख रखी है कि रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ़ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज़ टू बी डिक्रीज, अगर वो डिक्रीज करना है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब यहाँ पर भी n रजिस्टर्स वाली कहानी आ गई है। ठीक है, n रजिस्टर्स वाली कहानी भी वैसे ही करनी है जैसे हमने अभी सोची थी सीरीज़ में। देखो n रजिस्टर्स का मतलब क्या है, मान लीजिए 100 रजिस्टर्स दे दिए आपको। ठीक है, 100 रजिस्टर्स दे दिए और हर एक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 ओम है। कितनी वैल्यू है हर एक की, 2 ओम है। तो अब 100 रजिस्टर्स को ऐसे तो नहीं लिखोगे 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/R100, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाने वाला है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशनें कब लगती हैं n वाली, जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो सेम होता है सबका। ठीक है, जैसे 100 रजिस्टर्स दे दिए और 2 ओम की वैल्यू है सभी की, और इसको वो कह रहा है पैरेलल में निकाल दो। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, RP का R/N, R मतलब 2 और N मतलब टोटल रजिस्टर्स कितने हैं, 100 के हैं। तो 2 और ये कितना हो गया हमारे पास 50, 1/50। तो 1/50 का मतलब क्या है, अगर हम इसे डिवाइड करें 1/50, देखो ये 0 पॉइंट लगेगा, फिर भी नहीं जा रहा, तो 0 1 0, तो 50 2 ज़ा 100, तो कितना आ गया ये 0.02 ओम का रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में। इतनी बात समझ रहे हो, हमें सिर्फ इतनी बात समझनी है कि 100 रजिस्टर्स दे दिए और सभी का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो हम उसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 1/R1 1/R2 1/R3 अप टू 1/R100 तक, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि सबके रेजिस्टेंस सेम है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, R/N का। सीरीज़ में क्या था ये NR, और यहाँ पर क्या है R/N। R है रेजिस्टेंस की वैल्यू और N है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, और सभी का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, देन RP इक्वल टू कितना होता है, R/N होता है। ठीक है, फिर जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इफ़ 2 रजिस्टर्स R1 R2 देन RP की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। देखो ये हम 2 रजिस्टर्स के लिए कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर समझाता हूँ इस साइड में ये चीज़। देखो जैसे हमें 2 रजिस्टेंस दिए हुए हैं तो RP क्या होगा, 1/R1 प्लस में 1/R2, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो 2 रजिस्टर्स के लिए। देखो कैसे, LCM क्या आएगा इसका,
R1 R2 और यहाँ आ जाएगा R2 और यहाँ कितना आ जाएगा R1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, जब डिवाइड करेंगे R1 से R1 कट जाएगा, R2 बचेगा, इधर इधर से R2 कट जाएगा तो इधर R1 बचेगा। ठीक है, तो ये 1/RP है। तो RP की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम इनको पलटेंगे तो R1 R2 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा और ये R2 + R1 नीचे आ जाएगा। R2 + R1 कह लो या फिर R1 + R2 कह लो नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 1/R1 + 1/R2, ये तो ईजी ही है सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी होता है दो रजिस्टर्स का, अगर हमें पैरेलल में निकालना है। तो वो कहाँ से आया वो मैंने आपको ये कहानी बताई है। ठीक है, तो ये कहानी इधर की ही है। बात समझ में आई है, बताओ। तो ये थे हमारे पास रजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। क्लियर है, कर लोगे इसको। ठीक है जी, तो इसे ध्यान से कर लेना। अब इससे नेक्स्ट में हम डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ये नोट करो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।